हेलो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 में शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे आज हम सारे एक ही क्लास में रिवीजन कर ले रहे हैं। सबसे पहला है, जैक्सन डेलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ बताए हैं। कुछ बनने के लिए अधिगम, ज्ञान के लिए अधिगम, कुछ करने के लिए अधिगम और साथ रहने के लिए अधिगम। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्यों दर्शन शास्त्र से संबंधित है, कैसे मनोविज्ञान द्वारा तय किया जाता है और क्या सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार तय होता है। शिक्षण प्रक्रिया में 3 प्रकार के प्रमुख चर होते हैं। स्वतंत्र चर, शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। आश्रित चर, छात्र को आश्रित चर की संज्ञा दी गई है। हस्तक्षेप चर, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियों तथा शिक्षण व्यूह रचना आदि हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आती हैं। नई शिक्षा नीति 2020 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से संबंधित है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। स्मृति स्तर, हार्वर्ड ने यह स्तर दिया है। यह स्तर छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि इसमें पाठ सामग्री को याद करने पर बल दिया जाता है। इसमें छात्र पाठ सामग्री को बिना समझे केवल रट लेता है। शिक्षण का सबसे निम्न स्तर है अवबोध स्तर। इस स्तर को मॉरिसन ने दिया। यह स्तर स्मृति स्तर की तुलना में उच्च होता है। इसमें छात्र पाठ सामग्री को समझते हैं। चिंतन स्तर, हंट ने इस स्तर को प्रतिपादित किया है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। इसमें छात्रों में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की योजना अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 1975 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की स्थापना की। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इससे पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था। 1975 के बाद NCF को 1988, 2000 और 2005 में संशोधित किया गया। शिक्षण प्रक्रिया 3 तरह की होती है। एक तंत्र शासन, इसमें शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान होती है। इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय होता है। लोकतंत्र शासन, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य स्वतंत्र वातावरण होता है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। हस्तक्षेप रहित शासन, इसमें छात्र अधिक सक्रिय होता है। शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है। शिक्षण चरों के कार्य, निदानात्मक कार्य, इसमें शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। उपचारात्मक कार्य, निदान के माध्यम से शिक्षक को जो छात्रों की कमियां या समस्याएं मालूम होती हैं, शिक्षक उनमें सुधार करता है। मूल्यांकन कार्य, इसका उद्देश्य उपचारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता के विषय में जानना है। शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। शिक्षण की अवस्थाएं, जैक्सन के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व क्रिया अवस्था, इसमें शिक्षक शिक्षण की योजना बनाते हैं और पढ़ाने की तैयारी करता है। अंतः क्रिया अवस्था, शिक्षक इस अवस्था में पहले तैयार की गई शिक्षण की योजना का कार्यान्वयन करता है। उत्तर क्रिया अवस्था, इस अवस्था में शिक्षण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक किए गए कार्य का मूल्यांकन करता है। ब्लूम ने 1956 में शिक्षण उद्देश्यों को 3 श्रेणी में विभाजित किया है। पहला है ज्ञानात्मक क्षेत्र, इसको 6 स्तरों में बांटा गया है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक क्षेत्र, इसके 5 स्तर हैं। ग्रहण, अनुक्रिया, आकलन, संयोजित करना, निरूपण करना। मनोगत्यात्मक क्षेत्र, इसके 5 स्तर हैं। प्रतिरूपता, हस्तकौशल, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण। शिक्षण सूत्र, हम देख लेते हैं शिक्षण के कौन कौन से सूत्र हैं जो हमारे शिक्षण को अधिक सरल बनाते हैं। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रकृति का अनुसरण और इंद्रियों का प्रशिक्षण। ये शिक्षण के सिद्धांत। हम देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। गतिविधि का सिद्धांत, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, संशोधन का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत।
पूर्ण आवृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। ये सारे हमारे शिक्षण के सिद्धांत हैं। शिक्षण की सामान्य प्रविधियाँ, जनरल टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षित अध्ययन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि। ये सारी हमारी शिक्षण टेक्निक्स हैं। हम शिक्षण की कुछ नवीन विधाओं को देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, सह शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है, जिसका अभिप्राय होता है कॉमन या सामान्य। संप्रेषण के तत्व, संप्रेषक, एनकोडिंग, संदेश का माध्यम, डिकोडिंग, संदेश प्राप्तकर्ता, पृष्ठपोषण। ये सारे तत्व मिलाकर ही संप्रेषण प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में भी दो तरह के होते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण 3 तरह का होता है, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क या मुख मुद्राएं और स्पर्श संपर्क। सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। 1961 में एचिसन, बुश व एलन ने सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किया। भारतवर्ष में सर्वप्रथम डी तिवारी ने 1967 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया। अब हम देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह विधि, पाठ वस्तु, पाठ अवधि, छात्र अध्यापकों को कम किया जाता है और छात्र अध्यापक को एक समय में एक शिक्षण कौशल का विकास भलीभांति कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण की कैसे हम ये सारी प्रक्रिया को बांटा गया है। शिक्षण 6 मिनट का होता है। इसमें छात्रों द्वारा फीडबैक 6 मिनट के लिए इसका समय होता है। पुनः पाठ योजना 12 मिनट में बनाई जाती है। फिर पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट दिए जाते हैं और पुनः फीडबैक के लिए 6 मिनट होते हैं। ऐसे टोटल मिला के 36 मिनट होती है सूक्ष्म शिक्षण की अवधि। शिक्षण कौशल शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। प्रोफेसर डी एलन और प्रोफेसर के रियान ने शिक्षण के 14 कौशल बताए हैं। प्रोफेसर बी के पासी ने सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत 13 शिक्षण कौशलों को महत्वपूर्ण बताए हैं। हम देख लेते हैं वो कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं। उद्देश्यों को लिखना, पाठ की प्रस्तावना, प्रश्नों की प्रभावशीलता, अनुशीलन प्रश्न, व्याख्या देना, उदाहरण के साथ दृष्टांत देना, मौन एवं अशाब्दिक संकेत, पुनर्वलन, छात्रों की सहभागिता बढ़ाना, श्यामपट्ट का प्रयोग, समापन की प्राप्ति। अनुसंधान रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, जिसका अर्थ है नवीन ज्ञान संबंधी खोज। शैक्षिक शोध के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। ऐतिहासिक शोध, इसमें बीती हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यह मूलतः व्हाट वाज से संबंधित है। विवरणात्मक शोध, इसमें वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया जाता है। इस शोध में मूल रूप से व्हाट इज का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध, इस शोध में एक चर का दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। शोधकर्ता के उद्देश्य के अनुसार मनोवैज्ञानिक शोध 2 प्रकार के होते हैं। मूल शोध, मूल शोध वह शोध है जिसमें शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र में सिद्धांत विकसित करना होता है। प्रयुक्त शोध, प्रयुक्त शोध में शोधकर्ता मूल शोध में विकसित सिद्धांतों का प्रयोग वास्तविक समस्या के समाधान में करता है। CR कोठारी ने शोध के निम्न चरण बताएं। सबसे पहला होता है शोध समस्या का निर्धारण, फिर साहित्य सर्वेक्षण, उपकल्पना का निर्माण, शोध प्रारूप का निर्धारण, निदर्शन प्रारूप निर्धारण, प्रोजेक्ट का संपादन, आंकड़ों का विश्लेषण, उपकल्पनाओं का विश्लेषण, सामान्यीकरण और विवेचन, रिपोर्ट तैयार करना। लास्ट स्टेप होता है परिणामों का प्रस्तुतिकरण। जान लेते हैं शोध समस्या क्या होती है। समस्या एक प्रश्नात्मक वाक्य है जो प्रश्न करता है 2 या 2 से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है। शोध समस्या को विशेषज्ञों ने 2 भागों में बांटा है। समाधेय समस्या,
यह ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के आधार पर संभव है। दूसरी होती है असामाध्येय समस्या। असामाध्येय समस्या का संबंध अलौकिक घटनाओं एवं प्रश्नों से होता है जिनका सही उत्तर देना संभव नहीं होता। अब हम जान लेते हैं चर क्या होता है। चर से तात्पर्य वस्तु, घटना तथा चीज के उन गुणों से होता है जिन्हें मापा जा सके, जैसे धर्म, भाषा, बुद्धि। चर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वह चर है जिसका मूल में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है। परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर पर क्या पड़ा यह देखता है। आश्रित चर। आश्रित चर वह चर है जो प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा रिकॉर्ड किया जाता है। संगत चर। संगत चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है। शोध परिकल्पना क्या होता है। शोध परिकल्पना किसी शोध समस्या का अस्थायी समाधान है। शोध परिकल्पना के प्रकार। शोध परिकल्पना को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। हम एक बार देख लेते हैं। चरों की संख्या के आधार पर यह 2 प्रकार की होती है। साधारण परिकल्पना, इसमें मात्र 2 चर होते हैं। जटिल परिकल्पना, जब 2 से अधिक चर होते हैं तो उसे जटिल परिकल्पना कहते हैं। चरों में विशेष संबंध के आधार पर परिकल्पना को 2 प्रकार में बांटा गया है। सार्वत्रिक परिकल्पना, ऐसी परिकल्पना जिसमें बताया गया संबंध हर परिस्थिति में हर समय प्रत्येक मानव पर लागू होता है। अस्तित्वपरक परिकल्पना, ऐसी परिकल्पना जो सभी परिस्थितियों में तो नहीं, कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना को 5 भागों में बांटा गया है। वर्णनात्मक परिकल्पना, यह वह परिकल्पना होती है जिसके माध्यम से व्यवहार का विशिष्ट कारण या व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव की व्याख्या की जाती है। वर्णनात्मक परिकल्पना, व्यवहार के बारे में पूर्व कथन तथा उसका वर्णन करने के लिए शोधकर्ता वर्णनात्मक परिकल्पना का निर्माण करता है। शोध परिकल्पना, वह परिकल्पना जो किसी घटना या तथ्य के लिए बनाए गए किसी विशिष्ट सिद्धांत के आधार पर बनाई जाती है, शोध परिकल्पना कहलाती है। शोध परिकल्पना 2 तरह की होती है, दिशात्मक और अदिशात्मक। अब दिशात्मक परिकल्पना क्या होगी, जिसमें एक निश्चित दिशा होगी। हम कह देंगे राम की बुद्धि लब्धि श्याम से अधिक है, एक दिशा मिल रही है ना। अदिशात्मक परिकल्पना वो होती है जिसमें कोई भी दिशा निर्धारित हम नहीं कर सकते। हम कहें कि राम और श्याम की बुद्धि लब्धि में कोई अंतर नहीं है, तो आप कैसे बता पाओगे कि किसकी बुद्धि ज्यादा है और किसकी कम है। नल परिकल्पना। नल परिकल्पना वह परिकल्पना होती है जो बताती है 2 चरों के बीच कोई अंतर नहीं है। इसको HO से प्रदर्शित करते हैं। सांख्यिकीय परिकल्पना। सांख्यिकीय परिकल्पना शोध परिकल्पना का ही सांख्यिकीय पदों में एक परिवर्तित रूप को कहा जाता है। परिकल्पना के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। सिद्धांतों की जांच करना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, किसी घटना का वर्णन करना। प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता नियंत्रित स्थिति में चर में जोड़ तोड़ करता है और उसके प्रभाव का दूसरे चर पर अध्ययन करता है। प्रयोगात्मक शोध 2 प्रकार के होते हैं, प्रयोगशाला प्रयोग शोध, क्षेत्र प्रयोगशाला शोध। हमें याद रखना होगा कि कौन से प्रयोगात्मक शोध हैं और कौन से अप्रयोगात्मक शोध हैं। अप्रयोगात्मक शोध। अप्रयोगात्मक शोध वह शोध होता है जिसमें स्वतंत्र चरों पर प्रयोगकर्ता का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है, तथा वह चरों में जोड़ तोड़ नहीं कर पाता। अप्रयोगात्मक शोध के प्रकार क्षेत्र अध्ययन, सर्वे शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो शोध, केस अध्ययन, आत्मक अध्ययन, पुरालेख शोध। एक्स पोस्ट फैक्टो शोध क्या होता है, इसमें हम लोग प्रभाव के आधार पर कारणों की खोज करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ तो हम खोजेंगे कि उसके कैंसर का कारण क्या है। आंकड़ों के संग्रह की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, प्रेक्षण विधि, रेटिंग मापनी, प्रश्नावली व अनुसूची, साक्षात्कार, केस अध्ययन विधि, समाज मीतीय विधि, प्रक्षेपीय विधि। इन सभी के माध्यम से हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। सैंपलिंग क्या होती है, शोधकर्ता अपने शोध के लिए जनसंख्या से निश्चित संख्या में कुछ प्रतिदर्शों या सैंपल का चयन कर लेता है। प्रतिदर्श चयन की यह प्रविधि ही प्रतिदर्शन कहलाती है। मान लीजिए हमारी शोध की पॉपुलेशन 500 है, तो हम 500 लोगों पे अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन 500 लोगों में कुछ लोगों को चुन लेंगे विभिन्न माध्यमों से और उन पर अध्ययन कर लेंगे। तो यह विधि ही आपकी प्रतिदर्शन कहलाती है, जनसंख्या में से कुछ प्रतिनिधित्व इकाइयों को चुन लेना। प्रतिदर्शन के 2 प्रकार होते हैं, संभावित प्रतिदर्शन। देख लेते हैं कि संभावित प्रतिदर्शन के अंदर कौन कौन सी विधियां आती हैं। संभावित प्रतिदर्शन के प्रकार साधारण
यादृच्छिक प्रतिदर्शन, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन, क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। असंभावित प्रतिदर्शन के अंतर्गत कौन सी विधियां आती हैं हम देख लेते हैं। कोटा प्रतिदर्शन, प्रासंगिक प्रतिदर्शन, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, क्रमबद्ध प्रतिदर्शन, हिमकंदुक प्रतिदर्शन, संतृप्त प्रतिदर्शन, घनीभूत प्रतिदर्शन। मापन के 4 स्तर होते हैं, नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन और अनुपात मापन। नामित मापन मापन का सबसे निम्न स्तर है। इसमें हम नामों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं, जैसे ग्रामीण और शहरी। क्रमिक मापन क्या होता है, हम विभिन्न योग्यताओं के आधार पर क्रम में बांट देते हैं, उच्च बुद्धिलब्धि, सामान्य और निम्न बुद्धिलब्धि, ऐसे हम बांट दें। अंतराल मापन क्या होता है, जिसमें 2 चरों में समान अंतराल होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। इसमें परम शून्य नहीं पाया जाता है। आपको याद रखना होगा एब्सोल्यूट 0 किसमें पाया जाता है। अनुपात मापन यह मापन का सबसे उच्च स्तर है। इसमें एब्सोल्यूट 0 या परम शून्य पाया जाता है और इसमें हम जोड़ घटाना गुणा भाग चारों प्रक्रियाएं कर सकते हैं। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है। एक उत्तम परीक्षण में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता को होती है जब हम परीक्षण बार बार अप्लाई करें और सेम रिजल्ट दे, इट मीन्स वह विश्वसनीय है। वैधता क्या होती है, हम जिस गुण के मापन के लिए परीक्षण का प्रयोग करें, जब परीक्षण वही गुण का मापन करे मतलब वह वैध है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, वह परीक्षण जिसमें पक्षपात नहीं होता है, वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। मानक क्या होते हैं कि वो नॉर्म्स होते हैं जिनके आधार पर आप प्राप्तांकों की व्याख्या कर सकते हो। व्यावहारिकता क्या होती है, कोई भी परीक्षण जिसमें आप व्यावहारिक रूप में प्रयोग कर सको, वास्तविक रूप में उसे जनसंख्या में अप्लाई करके आप रिजल्ट निकाल सको, तभी उस परीक्षण में व्यावहारिकता का गुण माना जाता है। आंकड़े 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़े, इसे अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। द्वितीयक या गौण आंकड़े यह किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता इन्हें प्राप्त करके इनका प्रयोग करता है। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी। 1956 में यूजीसी को संसद में अधिनियम पारित करके एक वैधानिक संगठन बना दिया गया। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर ममीडाला जगदेश कुमार हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रमागत विकास हम देखेंगे कि प्राचीन समय से अभी तक कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ है। वॉरेन हेसिंगटन ने मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए 1781 में कोलकाता मदरसे की स्थापना की। 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की गई। 1800 में लॉर्ड वेलेज़ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1813 में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा का दायित्व स्वीकार किया। उसने क्या कहा था, 1 लाख रुपए हम साहित्य के उत्थान के लिए खर्च करेंगे। 1817 में कोलकाता में सबसे पुराना कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज स्थापित किया गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 19 जुलाई 1854 में वुड डिस्पैच स्थापित हुआ। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कोलकाता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। 3 फरवरी 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया। 27 जनवरी 1902 को लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। 1906 में बड़ौदा नरेश सायजी राव गायकवाड़ ने संपूर्ण रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू की। अगर ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए पहल किसने की, तो हमें इनका नाम याद रखना होगा। उसके बाद 1910 में सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक स्तर में अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी, लेकिन ये अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दी थी। 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय की जांच के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया। 1918 में हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की।
1920 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1927 में हटांग समिति की स्थापना की, जिसने 1929 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने सबसे मुख्य प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या बताई थी? अपव्यय और अवरोधन की समस्या। 1934 में स्प्रू समिति की स्थापना बेरोजगारी के कारणों की जांच के लिए की गई। वुड एवर्ड रिपोर्ट कब आई? 1937 में। 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा योजना प्रारंभ की गई। 1944 में सार्जेंट योजना युद्ध के बाद भारत में शिक्षा की स्थिति जांच के लिए बनाई गई। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इसने अपनी रिपोर्ट 1953 में दी। 1961 में भावात्मक एकता समिति की स्थापना की गई डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में। 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे और इन्होंने 1966 में अपनी रिपोर्ट दी। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले समय का महाधिकार पत्र कहा जाता है। यह शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय आई। 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति की स्थापना की गई। 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति की स्थापना की गई। 1992 में यशपाल समिति का गठन किया गया, इसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के। 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2006 में लिंग 2 समिति की स्थापना की गई छात्र संघ चुनाव में सुधार के लिए। 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। 2011 में डॉक्टर अनिल काकोदकर समिति की स्थापना तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए की गई। 29 जुलाई 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को 2013 में आरंभ किया गया। 2020 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को स्वीकार किया। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति थी। पहली कौन सी थी? 1968 और दूसरी थी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस शिक्षा नीति में शिक्षा क्षेत्र के लिए GDP का 6% भाग निवेश का लक्ष्य रखा गया। इस शिक्षा नीति की संरचना 5+3+3+4 है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई। किसमें? नई शिक्षा नीति 2020 में। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत चिकित्सा व कानून शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट माने जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB की स्थापना 1920 में की गई थी और इसका पुनर्गठन 1935 में किया गया। शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप। शिक्षा से संबंधित हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। धारा 21 सबसेक्शन A के अंतर्गत दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A जो भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। धारा 28 सबसेक्शन A में क्या आता है? राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 29 सबसेक्शन 1 में क्या कि राज्य क्षेत्र अथवा किसी भाग के निवासियों को उनकी विशेष भाषा, लिपि व संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। धारा 29 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत क्या आता है? राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उसमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा।
धारा 30 के अंतर्गत आता है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। धारा 45 के अंतर्गत आता है राज्य संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वह 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी। धारा 46 के अंतर्गत राज्य सरकार SC, ST व निर्बल वर्गों की शिक्षा व हितों की रक्षा करेगी। धारा 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। धारा 350 सब सेक्शन A के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा। धारा 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा की वृद्धि व विकास करना आता है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के लिए विधिक अधिकारों की घोषणा की गई और 11 दिसंबर 1992 को सरकार द्वारा इन बाल अधिकारों को स्वीकार किया गया। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2009 शिक्षक शिक्षा से संबंधित हंसा मेहता समिति की स्थापना 1962 में हुई। महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ हुआ। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना 1987-88 में प्रारंभ की गई। 5 मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000-2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई। 2004 में उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जुलाई 2004 में प्रारंभ की गई। मध्याह्न भोजन वितरण योजना 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ की गई। भक्त वत्सम समिति की स्थापना 1963 में हुई। राष्ट्रीय महिला शिक्षा आयोग की स्थापना 1958 में की गई। इसकी अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख थी। 1982 में भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो आंध्र प्रदेश में खुला, इसकी स्थापना श्री राम रेड्डी द्वारा की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत हुई। 26 जनवरी 2001 को इग्नू ने ज्ञान दर्शन नाम से एक शैक्षिक चैनल शुरू किया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना जुलाई 1971 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में है की स्थापना 1999 में हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।